हेलो एवरीवन। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी बिहार बोर्ड ने एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 की बेहतर तैयारी के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट में मॉडल सेट्स मॉडल पेपर्स जारी की है। इस वीडियो में हम क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी के मॉडल पेपर के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर्स डिस्कस करेंगे, आंसर्स जानेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि यह जो मॉडल पेपर है वह इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जामिनेशन के लिए मॉडल पेपर है और ये सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी है। क्लास नहीं लिखा हुआ है तो क्लास मैंने पहले से लिख दिया है, क्लास 12th के लिए है। और ये जो मॉडल पेपर है वो टोटल 70 मार्क्स का है। मीन्स आपका बायोलॉजी का जो पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा। इसमें बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप उन्हें पढ़ लेंगे। मोटे तौर पर मैं बता देना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन है बायोलॉजी का उसमें दो सेक्शंस है, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए में सारे क्वेश्चंस जो हैं वह एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें से चारों में से जो सबसे अच्छा आंसर होगा, बेस्ट जो ऑप्शन होगा या आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। सेक्शन बी में शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए में टोटल 70 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चंस ही जो है आपको आंसर्स करने हैं। और उसी तरह से जो सेक्शन बी है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको टोटल 20 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 20 में से आपको 10 क्वेश्चंस का आंसर करना है। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं टोटल 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस का ही आंसर करना है। इस वीडियो में हम सेक्शन ए के जो 70 एमसीक्यू टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उन्हीं का आंसर्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैपिटल सेल, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चंस पर फोकस करूंगा, वहां पर हिंदी भी दिया हुआ है तो आप उसका हिंदी भी देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल सेल्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट के फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है होता है उसे स्टैमेन कहते हैं। और स्टैमेन के एंथर में 4 स्पोरेंजियम होता है, 4 कॉर्नर्स पर। जो प्रत्येक स्पोरेंजियम होता है, ईच स्पोरेंजियम होता है, उसके जो वाल होते हैं उसमें वाल में 4 टाइप्स के जो है सेल्स के लेयर होते हैं। जो इनरमोस्ट लेयर होता है उसे टैपिटम कहते हैं और टैपिटम के सेल्स को ही टैपिटल सेल्स कहते हैं और ये होते हैं डिप्लॉइड। इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है कि बनाना इनमें से किसका एग्जाम्पल है? बनाना एक फ्रूट है जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है और ऐसे फ्रूट को बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बनने के जो फेनोमेनन है उस फेनोमेनन को, घटना को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। इसका ये आंसर होगा। ईस्ट जो एक फंगस है, ईस्ट जो एक फंगस है उसकी सहायता से हम इथाइल अल्कोहल बना सकते हैं, इथेनॉल बना सकते हैं। ईस्ट मीन सैक्रोमाइसेज। ह्यूमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव लाइफ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो उसमें किस हार्मोन्स के द्वारा वह मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रभावित किया जाता है? तो इनमें से तीनों हार्मोन्स का रोल होता है पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ये डी हो जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पर्मेटोजोआ है, मींस स्पर्म्स जो होते हैं, उसको कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? तो सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है उनके जो सिक्रीशन है, स्राव है, उसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है और उसी फ्रुक्टोज से उसको न्यूट्रिशन मिलता है स्पर्म्स को। तो इस तरह से इसका ये सेमिनल वेसिकल इसका आंसर होगा। जब एक स्पर्म और एक ओवम का फ्यूजन या यूनियन अगर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होता है तो इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है जनरली जेली स्पीशीज या सी स्टार्स जो होते हैं इनके लगभग मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में होता है। तो इसका आंसर ये होगा, बोथ ए एंड बी।
फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं और पिस्टिल के ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर में एक स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइल की तरफ जो 3 सेल्स होते हैं जिसमें से जो 2 सेल्स होते हैं उसे सिनर्जिड सेल्स कहते हैं और ये हैप्लोइड होते हैं। एक सिनर्जिड 2 सिनर्जिड सेल्स के साथ एक ओवम भी होता है। हैप्लोइड का मतलब वैसा सेल जिसमें क्रोमोसोम्स के एक सेट होते हैं। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर में बने पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर उसी बाइसेक्सुअल फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पर हो जाए और इसमें कोई पॉलिनेटिक एजेंट भाग न ले तो इसे ऑटोगैमी कहते हैं और ऑटोगैमी से ही बना है ऑटोगैमस पॉलिनेशन। तो ये किस में पॉसिबल है या किस में होता है? वह होगा क्लिस्टोगैमस फ्लावर में होगा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है? वह फ्लावर जो क्लोज्ड होते हैं, कभी ओपन ही नहीं होते, खुलते ही नहीं फूल, और ये फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल होते हैं। जिटेनोगैमी में क्या होता है कि एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के बीच पॉलिनेशन और ये 2 डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन और ये तो ओपन फ्लावर होता है। तो इस तरह से इसका आंसर ये। टेटनस जो एक बैक्टीरियल डिजीज है और इस बैक्टीरियल डिजीज में जो टेटनस डिजीज में जो टॉक्सिन्स जो विष सिक्रीट किए जाते हैं या बनाए जाते हैं ये हमारे वॉलेंट्री मसल्स को प्रभावित करते हैं। इस तरह से इसका आंसर ये होगा। ऑन्कोजेनिक वायरस एक पैथोजन है। पैथोजन मीन्स एक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो इससे कौन सा डिजीज होता है? तो इससे होता है कैंसर। हर्बिसाइड। हर्बिसाइड मीन्स क्या हुआ? जैसे मान लेते हैं कि कोई क्रॉप प्लांट्स है, फसली प्लांट है, फसली पौधे हैं, उनके बीच में अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो करते हैं उसे वीड्स कहते हैं और वीड्स को मारने के लिए जो केमिकल्स यूज करते हैं उसे हर्बिसाइड्स कहते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिन प्लांट में एक विशेष जीन होता है और वो जीन क्या करता है कि खास तरह के टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, विष बनाते हैं और वो विष क्या करते हैं? वीड्स को ग्रो नहीं होने देते हैं और वो जो जीन है उस जीन को HT जीन कहते हैं, हर्बिसाइड टॉलरेंट जीन कहते हैं। एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। तो ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे बनाए जाते हैं या किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस है, एक फंगस है, इसी से ये एंटीबायोटिक बनते हैं और ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। जो हाइड्रोशियर है तो इसमें पायोनियर कम्युनिटी कौन सा होता है? तो बात को समझना होगा। मान लेते हैं कि कोई एरिया है, कोई रीजन है और इस रीजन में क्या है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो होता क्या है ना कि पहली बार कोई यहाँ पर कम्युनिटी आती है, कुछ अलग अलग स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स है वो पहली बार आती है। तो वो जो कम्युनिटी होगी पहली, उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद वो हट करके उसके बाद दूसरी कम्युनिटी आएगी, फिर तीसरी कम्युनिटी आएगी और एक लास्ट में कम्युनिटी आएगी। तो जो पहली कम्युनिटी आती है हाइड्रोशेयर मतलब वाटर वाले रीजन में, वह आती है फाइटोप्लैंक्टन्स और जो पहली कम्युनिटी आती है उसी पहली कम्युनिटी को बोलते हैं पायोनियर कम्युनिटी। तो फाइटोप्लैंक्टन्स के अंतर्गत ही तो डायटम्स और ग्रीन एल्गी आते हैं। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वह होगा डी, बोथ ए एंड बी। इनमें से कौन सा क्रस्टोज लाइकन का एग्जाम्पल है? होता क्या है कि मान लेते हैं ये कोई सबस्ट्रेट है, ये कोई रॉक है, चट्टान है और इस चट्टान पर एक लाइकन है जो लाइकन ग्रो कर जाता है और लाइकन इस तरह से ग्रो करता है। लाइकन क्या है? लाइकन क्या है? एक एल्गा और एक फंगस जब फिजिकली एसोसिएटेड हो जाते हैं तो उसे लाइकन कहते हैं। तो लाइकन एक कंपोजाइट ऑर्गेनिज्म है। लाइकन दोनों एक दूसरे के फायदे के लिए आपस में फिजिकली एसोसिएटेड हुए हैं। तो लाइकेन में एक ऐसा लाइकेन होता है जो सबस्ट्रेट होता है, तो सबस्ट्रेट से बिल्कुल चिपक जाते हैं और इस लाइकेन को इस सबस्ट्रेट से अलग नहीं किए जा सकते हैं।
अगर अलग करेंगे तो ये डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे लाइकेन को बोलते हैं करस्टोज लाइकेन, और उसका एग्जाम्पल जो है वह है राइजोकार्पन। क्रोमोसोम डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन्स को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो उसे क्रोमेटिन कहते हैं। एक क्रोमेटिन होता है जो लूजली पैक्ड होता है और ट्रांसक्रिप्शनली जो है वह एक्टिव होता है, और इस तरह से जो यूक्रोमेटिन होते हैं वो जेनेटिकली एक्टिव होते हैं, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो है वह जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। हाइब्रिड विगर जिसे हेट्रोसिस भी कहते हैं, मतलब जो दो प्योर ब्रीडिंग जो लाइन होते हैं, जब उन दोनों में अगर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उन दोनों का जब मेटिंग किया जाएगा तो उससे क्या है कि उससे हाइब्रिड वीगर आती है। हाइब्रिड वीगर का मतलब ये हुआ कि जो उनके दो पेरेंट हैं और उनसे जो नए प्लांट बनेंगे, हाइब्रिड प्लांट बनेंगे, तो हाइब्रिड प्लांट में उन दोनों प्लांट की तुलना में बेहतर उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होगा या कैरेक्टर्स होगा। तो ऐसा कब होगा? ऐसा आएगा हेट्रोजाइगोसिटी से आ सकता है। हेट्रोजाइगोसिटी मीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में आएगा, कभी हो सकता है। जफर, बंडी, मुर्रा, मेहसाना, ये सब जो ब्रीड्स हैं, नस्लें हैं, ये किनके हैं? तो ये नस्ल हैं बफेलो, भैंस के हैं। मछली के आटे में मुख्यतः क्या होते हैं? तो प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है इसमें प्रोटीन होते हैं। बाइनरी फिजन का मीनिंग क्या हुआ? मान लेते हैं कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिसका पूरा बॉडी एक सेल के रूप में है, तो ये सेल क्या करता है कि ये बीच से स्प्लिट करता है, ये सेल टूटता है, और टूटने के बाद जो है ये दो बराबर भागों में या टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर जाते हैं, दो आधे बराबर भागों में डिवाइड कर जाते हैं। पहले ये एक ऑर्गेनिज्म था, अब ये दो ऑर्गेनिज्म हो गया, ये तो डिवाइड कर गया। इसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन का प्लेन होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किस में होता है? तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन वर्टिसेला में होता है। ये एक प्रोटिस्ट या प्रोटोजोन है। इसमें तो सिंपल बाइनरी फिजन होता है, और इसमें पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, और प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। जो मार्चेंटिया है एक डायोसियस प्लांट है। डायोसियस प्लांट का मतलब क्या हुआ? जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो अलग अलग प्लांट पर सिचुएटेड हो, स्थित हो, तो वैसे प्लांट को कहा जाता है डायोसियस। तो मार्चेंटिया में क्या होता है कि जो एक स्टॉक है जिस पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरिडियम पाया जाता है, तो उस स्टॉक को बोलेंगे एंथेरिडियोफोर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम एक स्टॉक पर होता है, तो उस स्टॉक को बोलेंगे आर्चिगोनियोफोर। तो डायोसियस प्लांट ये कब होगा? जब इनके जो सेक्स ऑर्गन्स है ना, जो दो अलग अलग स्टॉक पर डेवलप होंगे। तो इस तरह से इसका आंसर ये होगा। मेंडल ने गार्डन पी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और मेनली उनका दो तरह का क्रॉसेस है, एक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक है डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? एक सिंपल सा एग्जांपल है कि एक टॉल पी प्लांट लिया जाएगा, एक ड्वार्फ पी प्लांट लिया जाएगा, इन दोनों के बीच क्रॉस किया जाएगा, ये गैमिट बनाएगा, ये गैमिट बनाया, ये गैमिट बनाएगा, ये गैमिट एक नहीं बनाएंगे, इस एक तरह के बनेंगे गैमिट, और ये दोनों आपस में अब फ्यूज करेंगे, तो इससे क्या बनेगा? ये बनेगा, ये जाइगोट बना। अब इससे क्या बनेगा? इससे एक पी प्लांट बनेगा। तो पी प्लांट बनेगा तो उसमें क्या एक सीड बनेंगे? क्या नहीं, बहुत सारे सीड्स बनेंगे। बहुत सारे सीड्स बनेंगे तो उन सारे सीड्स से जो प्लांट बनेगा क्या बनेगा? सारे के सारे प्लांट बनेंगे टॉल, और ये है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन किया गया है। F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए क्रॉस पोलिनेशन किया गया यहाँ पर। लेकिन अब क्या करेंगे कि F1 जनरेशन के किसी भी दो प्लांट को जब लेंगे, और जब दो प्लांट को लेंगे तब उनका क्रॉस करवाएंगे, तो हमें टोटल चार प्लांट्स हमें मिलेंगे। टोटल चार प्लांट हमें मिलेंगे। एक ये मिलेगा, और
एक ये, दो ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। इसे बोलते हैं जीनोटाइप, है ना। कोई एक प्लांट है और किसी प्लांट के एक कैरेक्टर के लिए जो दो फैक्टर या दो जीन जिस तरह का होता है उसे जीनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप कैसा है इसका, 1:2:1। लेकिन ये किस जनरेशन के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है F2 जनरेशन के लिए। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये F1 जनरेशन के लिए है, ये नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर ये होगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए जो जीनोटाइपिक रेशियो है वह 1:2:1 होगा। एक जीन पेयर है जो एक दूसरे से इंटरएक्ट कर रहा है, एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है, और उसमें हो क्या रहा है, एक जीन हो सकता है कि एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छुपा दे, हाइड कर दे। इस फेनोमेनन को बोलते हैं एपिस्टेसिस। इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है और उन क्वेश्चंस को भी दे दिया गया है। तो हम लोगों को जानना इसलिए जरूरी है कि हो सकता है कि इसी मॉडल सेट से, मॉडल पेपर से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम, एनुअल एग्जाम में दे दे रियली में, तो वहाँ पर कठिनाई हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमें समझना है म्यूचुअलिज्म क्या होता है। म्यूचुअलिज्म का मतलब है कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से फिजिकली एसोसिएटेड हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, बेनिफिट पहुंचाते हैं। और इस तरह से लाइकेन जो है वह म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। इसमें एक एल्गा और एक फंगस, एक शैवाल और एक कवक जो आपस में मिल जाते हैं, और जो फंगस होता है वो मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है एल्गा को देता है, और एल्गा जो है बदले में फोटोसिंथेसिस कर फूड बनाते हैं जो फंगस को देते हैं, और इस तरह से दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही जो सक्सेशन है। सक्सेशन में क्या होता है कि कोई एक एरिया है जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म अभी नहीं है, तो वहां पर फर्स्ट कम्युनिटी आएगी जिसे पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं, सेकेंड आएगी, थर्ड आएगी, फिफ्थ आएगी, और लास्ट में आएगी। तो जो लास्ट में आती है उसे हम बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट में आती है कम्युनिटी क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं, और ये स्टेबल होता है। तो ये जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है वो किस तरह का होगा, वो किस पर निर्भर करेगा, तो उस एरिया के ना, उस एरिया के क्लाइमेट पर निर्भर करेगा। वह जो कम्युनिटी आएगी क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो लास्ट में आती है वह जलवायु पर निर्भर करेगी। ऑब्लिगेट का मतलब, सबसे पहले तो हमें समझना पैरासाइट क्या है, परजीवी। वैसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट ले, फायदा ले, और उसके बदले में उसको नुकसान पहुंचाए, हार्म उसे करे, तो उसे पैरासाइट कहते हैं उस ऑर्गेनिज्म को। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बिल्कुल न्यूट्रिशन के लिए या शेल्टर के लिए पूरी तरह से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर उसे आश्रित रहना पड़ता है, डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ऑब्लिगेट का मतलब क्या हो गया, टोटल हो गया, टोटल। ऑब्लिगेट मीन्स टोटल हो गया। मैं यहाँ पर टोटल लिखूंगा। टोटल रूट पैरासाइट भी कह सकते हैं या ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा रैफलेशिया। ये जो कस्कुटा है, ये कस्कुटा है टोटल या ऑब्लिगेट स्टेम पैरासाइट, इसलिए कि इसमें रूट्स नहीं होते हैं, और ये है पार्शियल स्टेम पैरासाइट। तो ध्यान में रखना है, हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछ दे। इसमें से म्यूटाजेनिक पॉल्यूटेंट म्यूटेशन से संबंधित है कौन है, तो यह होगा क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन सा है, वैसा पॉल्यूटेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया के द्वारा हार्मलेस फॉर्म्स में नहीं बदल सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डीडीटी। जो स्पर्म्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं, डेवलप होते हैं, तो यह टेस्टिस के अंदर में होता है ना बहुत सारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी में लास्ट में क्या होता है कि एक हार्मोन बनाया जाता है रिलैक्सिन, जो ओवरी के कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ तो ओवरी है तो ओवरी आंसर होगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो अलग अलग स्टेज के एम्ब्रियो बनते हैं, तो एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है गैस्ट्रोलात, उसमें एक पोर होता है जिसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। ह्यूमन के 4 लिम्स, हमारे जो 2 हाथ हैं वो 4 लिम्स हैं।
और 2 पैर हैं उसे हैंड लिम्स कहेंगे। तो बर्ड्स में भी 4 लिम्स हैं और हैंड लिम्स हैं, लेकिन बर्ड्स में क्या होता है कि जो 2 आगे का 4 लिम्स है वो विंग्स में बदल गया है और 2 उसका जो पैर है वो हैंड लिम्स है। तो इस तरह से जो इसका विंग्स है वो वास्तव में 4 लिम्स है। तो इनके 4 लिम्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो तो सेम है या ओरिजिन भी सेम है, लेकिन इनका फंक्शन या देखने में फॉर्म इनका अलग है। तो ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं होमोलोगस ऑर्गन्स के। बायोलॉजी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स के स्पीसीज हैं उन स्पीसीज जो है कब अपीयर हुआ, कब उनका ओरिजिन हुआ, इसको समझाने के लिए टाइम का यूज किया जाता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का यूज किया जाता है, जिसमें 3 लेवल के जो टाइम है उनको यूज किया जाता है। एक है एरा, एरा को डिवाइड किया जाता है पीरियड में, और पीरियड्स को डिवाइड कर दिया जाता है इपॉक्स में। ये सबसे बड़े साइज का होता है और ये सबसे छोटे साइज का होता है। तो टोटल 6 एराज हैं। 6 एराज में से एक एरा है पैलियोजोइक एरा, और उस पैलियोजोइक एरा को भी 6 पीरियड्स में बांटे गए हैं, और 6 पीरियड्स में से एक पीरियड है जिसे बोलते हैं डिवोनियन। तो डिवोनियन क्या है? पीरियड है। इस एरा का है, पैलियोजोइक एरा का। तो इस दौरान फिश चूंकि डोमिनेटेड थे इसलिए इसे एज ऑफ फिश भी कह दिया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी से ये क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था वॉन वेयर के द्वारा दिया गया था। ये सब तो कुछ सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले समझना होगा ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है। कोई एक प्लांट है, अगर हम किसी दूसरे स्पीसीज का, है ना, कोई एलियन या फॉरेन डीएनए अगर किसी प्लांट के अंदर हम ट्रांसफर कर देते हैं तो उसे प्लांट ना कह करके उसे हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट कहेंगे। तो ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है जिसमें हायर स्टोरेज प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका आंसर पोटैटो होगा। अगर हम डीएनए को 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड कर दे, अगर दे दे, इससे क्या होगा कि डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के एक दूसरे से अलग हो जाने को ही बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ डीएनए बोलते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के टूटने के कारण डीएनए का मेल्टिंग हो जाता है। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या एलियन डीएनए है, जब उसे हम एक वेक्टर के साथ जोड़ देते हैं तो बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और प्लांट सेल में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, तो प्लांट सेल में क्या करते हैं कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हम गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल्स से कोटेड कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, और कोटिंग करने के बाद प्लांट सेल के अंदर हम इस आरडीएनए को पहुंचाते हैं, बॉम्बार्डमेंट करके पहुंचाते हैं। तो इसे हम बायोलिस्टिक गन या जीन गन भी कहते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई प्लांट सेल है जिसके अंदर जो है किसी दूसरे स्पीसीज का है ना, एलियन डीएनए को या एलियन जीन को पहुंचाया जाता है। इसी प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। इनमें से कौन है जो प्रसिद्ध, भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक है, मतलब फॉसिल्स के अध्ययन करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, वह है बी सैनी, मीन्स बीरबल सैनी। बीरबल सैनी को फादर ऑफ इंडियन पैलियोंटोलॉजी भी कहा जाता है। फंगस के एक सेल से अगर हमें डीएनए को बाहर निकालना है तो इसके लिए हमें कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करना होगा? तो फंगल के जो सेल होते हैं उसके सेल में सेल वॉल होता है, और सेल वॉल में काइटिन होता है। तो काइटिन को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके लिए हमें काइटिनेज एंजाइम चाहिए। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है? एक एंजाइम है जो डीएनए के स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, और पहचानने के बाद डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर दो पार्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड के बीच उसे कट करता है। ऐसे एंजाइम को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, है ना।
इसका आंसर क्या होगा? हिंट सेकेंड होगा। और ये भी याद रखना है हिंट सेकेंड जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है। सबसे पहला जो यही हिंट सेकेंड ही है जिसे खोजा गया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के रूप में। एक जीन जिसकी सहायता से हम ट्रांसफॉर्म सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। होता क्या है कि जब हम एलियन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ते हैं तो बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अब हम क्या करते हैं, जो टारगेट सेल्स है उसके अंदर हमें भेजना है, ट्रांसफर करना है। तो जरूरी नहीं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए सारे सेल्स के अंदर चले जाए। तो जिस सेल्स के अंदर चले जाएंगे तो उसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल, और जिस सेल्स के अंदर नहीं जाएंगे उसे बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। आगे जो हमें कल्चर कराना है वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स का ही कराना है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स का कल्चर हमें नहीं करना है। इसके लिए वेक्टर के अंदर जोड़ दिए जाते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स। जैसे कि आपको पता होगा कि एक क्लोनिंग वेक्टर है PBR322। इस क्लोनिंग वेक्टर के अंदर दो सेलेक्टेबल मार्कर है, एक है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन और एक है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन। तो ये वास्तव में जो रेसिस्टेंस जीन है ना, यही जो है इसमें सेलेक्टेबल मार्कर है। तो ये सेलेक्टेबल मार्कर इसमें कितने टोटल? 1 2, एक और एक 2 PBR322 क्लोनिंग वेक्टर में। इनमें से कौन है जो डेवलपिंग फीटस में हम पता नहीं लगा सकते हैं? मान लेते हैं कि कोई मदर के यूट्रस में अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, बाद में एम्ब्रियो को ही फीटस कहते हैं, जन्म से पहले के बच्चा को फीटस कहते हैं। तो होता क्या है कि फीटस में किसी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है, किसी तरह का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, आनुवंशिक बीमारी तो नहीं है। इसके लिए बच्चे के चारों तरफ के एक फ्लूइड होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, और उस एमनियोटिक फ्लूइड में एम्ब्रियो के या फीटस के कुछ सेल्स होते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है और उनके सेल के क्रोमोसोम्स का स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और उससे क्या है कि ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम्स है तो सेक्स क्या है वो भी पता चल जाएगा। लेकिन जॉन्डिस जो है वो तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि ये तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर तो है नहीं। 11 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। ये तो जीके टाइप का क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और वो चाहती है कि हम बच्चे को जन्म ना दें। तो जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, उसे हम कब तक उसे बाहर निकाल सकते हैं उस फीमेल के बॉडी से? एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये जो है अप टू 12 वीक्स है ना, अप टू 12 वीक्स, 12 सप्ताह, मीन्स 3 महीने तक ही हम ऐसा काम कर सकते हैं। ये सेफ माना जाता है, उसके बाद थोड़ा रिस्की रहता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही हम ऐसा काम कर सकते हैं। 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी किसने दी थी? तो 1 जीन 1 एंजाइम का मतलब क्या होगा? मान लेते हैं कि ये डीएनए है, ये डीएनए है, डीएनए का ये वाला हिस्सा जो है एक जीन है। इस जीन से मान लेते हैं एमआरएनए बना, तो इस एमआरएनए से हर बार एक एंजाइम बने यह जरूरी नहीं है। लेकिन 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि कोई एक जीन है तो उससे एक एंजाइम बनेगा, लेकिन हर बार बनना जरूरी नहीं है। इसलिए ये थ्योरी आज के डेट में सही नहीं है। हालांकि दिया गया था बीडल और टॉटम के द्वारा। आज के डेट में क्या है कि कोई एक जीन है तो उससे अगर एमआरएनए बन रहा है तो उससे एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा, और इस थ्योरी को बोलेंगे 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड थ्योरी। और वो दिया गया था बाल्टीमोर और टेमिन के द्वारा दिया गया था। जंक डीएनए क्या होता है? जंक का मतलब होता है पूरा कचरा, बेकार, है ना। तो डीएनए से जो यूकैरियोटिक सेल में डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, तो एमआरएनए से पहले बनता है एचएनआरएनए, एमआरएनए से बनता है एचएनआरएनए, और बाद में जो एचएनआरएनए होता है इससे बाद में बनता है एमआरएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है ना कि एचएनआरएनए में होता क्या है ना कि इसमें 2 तरह के पार्ट होते हैं। ये एक पार्ट है, इसे इंट्रॉन कहते हैं। तो इंट्रॉन जो है वो नॉन कोडिंग पार्ट है।
इस हिस्से में जो न्यूक्लियोटाइड है तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है अमीनो इनके न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड्स का कोडिंग नहीं करता, इसलिए ये जो है बेकार पार्ट है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा इंट्रॉन। हालांकि जंक डीएनए के लिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। जेनेटिक कोड क्या होता है इनमें से, तो इस बात को समझना होगा। जैसे डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। मान लेते हैं ये 5 प्राइम एंड है एमआरएनए में और ये 3 प्राइम एंड है। मान लेते हैं कि यहाँ पर है AUG, ए वाले न्यूक्लियोटाइड, यू वाले, जी वाले, है ना। मान लेते हैं फिर यहाँ पर है GUG, UGG। तो देखिए यहाँ पर एमआरएनए, ये है एमआरएनए। एमआरएनए में ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड है इसे कोडोन कहते हैं, कोडोन। और ये किसी एक अमीनो एसिड का कोडिंग करेगा। ये जैसे ये किसको करेगा, तो ये करेगा मैथियोनिन को करेगा, मैथियोनिन, है ना। फिर ये दूसरा जो 3 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक इसके आगे वाला 3 न्यूक्लियोटाइड, ये अगला कोडोन है। ये किसको कोड करेगा, तो ये करेगा वैलिन को। जेनेटिक कोड में पढ़े होंगे ना कि टोटल 64 कोडोन्स होता है। यूजीजी किसको कोड करेगा, तो ये करेगा ट्रिप्टोफान को। और ये सब आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो कोडोन है 3 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, 1 1 2 3, तो इसका इसमें नहीं जा रहा है, इसका इसमें नहीं जा रहा है। तो क्या ओवरलैपिंग है, नहीं, ओवरलैपिंग नहीं है। क्या इनके बीच में कॉमा है, नहीं है। क्या ये AUG मेथियोनिन को कोड कर रहा है तो सिर्फ किसी एक ऑर्गेनिज्म में कर रहा है, GUG वैलिन को कोड कर रहा है तो किसी एक में नहीं, बैक्टीरिया टू मैन सब में एक ही तरह का है। तो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल भी है, सब पर लागू है, और कॉमालेस भी है, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं है। तो इसका आंसर ये होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या होता है, बात को समझना होगा। क्या है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में मान लेते हैं कि कोई फीमेल है जो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, तो कुछ कारण हो सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि वाइफ से या फीमेल डोनर से ओवम ले लिया जाता है, हस्बैंड से या मेल डोनर से स्पर्म ले लिया जाता है, और एक स्पर्म और ओवम का फ्यूजन मीन्स फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल के बॉडी के बाहर किया जाता है ट्यूब में। और जब जाइगोट बनता है तो फिर जाइगोट हो सकता है कि जाइगोट का फिर डिवीजन शुरू हो जाए। तो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स, है ना, जाइगोट का डिवीजन से जो सेल्स बनते हैं उसे ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। तो जाइगोट या अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स के जो इम्ब्रियो होते हैं, तो जाइगोट या 8 सेल्ड इम्ब्रियो को क्या किया जाता है कि वाइफ या फीमेल डोनर के फैलोपियन ट्यूब, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इस टेक्निक को बोलते हैं हम लोग ZIFT बोलते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, है ना। इंट्रा का मतलब के अंदर, F मतलब फैलोपियन, T मीन्स ट्रांसफर। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, DNA, RNA। किस चीज के बने होते हैं, तो ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग किस डे को इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो ये मनाते हैं हम लोग 22 मई को हम लोग मनाते हैं। इनमें से कौन है जो इंडेंजर्ड लिस्ट में है, ये प्लांट स्पीसीज, मतलब वह प्लांट जिनकी संख्या काफी कम हो चुकी है। इसका आंसर होगा नेपेंथिज, जिसे हम लोग कॉमन पीचर प्लांट भी कहते हैं। ये जो प्लांट होता है इसमें पीचर लाइक स्ट्रक्चर होता है, पीचर मीन्स जग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इंसेक्ट्स को कैप्चर किया जाता है और इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है ये प्लांट। क्योंकि ये प्लांट ऐसे जगह ग्रो करते हैं जो जगह जो है नाइट्रोजन डेफिशिएंट होते हैं, इसलिए इस प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कह सकते हैं। इनमें से कौन है नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर होगा रिवर डॉल्फिन। क्योंकि डॉल्फिन जो है वो प्यूरिटी ऑफ वाटर को इंडिकेट करता है, और ये चूंकि प्योर और फ्रेश वाटर में ये पाए जाते हैं, रहते हैं। जेनेटिक कोड में टोटल 64 कोडोन्स हैं, जिसमें से 61 कोडोन्स जो हैं वो किसी न किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं, लेकिन 3 ऐसे कोडोन्स हैं वो जैसे ही mRNA पर आ जाते हैं,
mRNA के मतलब जैसे ही mRNA में mRNA में ये कोडोन 3 में से कोई एक आ जाते हैं राइबोसोम के जो लार्जर सब यूनिट होते हैं ए साइट के सामने, तो ट्रांसलेशन समाप्त हो जाता है, पॉलीपेप्टाइड का बनना समाप्त हो जाता है। इसलिए इन 3 कोडोन को बोलते हैं टर्मिनेशन कोडोन या स्टॉप कोडोन भी कहते हैं। एक तो है UAG और दूसरा है UAA और एक है UGA। तो इस तरह से 1, 2 और ये 3 है स्टॉप कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन। कोई ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म जहां पर रहता है उनका प्राकृतिक आवास है, वहीं पर उनको सुरक्षा दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। इसे बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी की खोज किसने की थी? तो पैसिव इम्यूनिटी की खोज की थी एमिल वॉन वेरिंग ने इसकी खोज की थी। जब कोई पैथोजन या जैसे वैक्सीन ही डालते हैं तो क्या होता है कि हमारे ब्लड में एक सेल है WBC, वाइट ब्लड सेल्स, और उसका टाइप है एक लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार का होता है, एक होता है बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स, एक होता है टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स। तो क्या होता है कि जो बी सेल्स होते हैं वो तेजी से डिवाइड कर जाते हैं। कोई पैथोजन जैसे ही आता है, रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है, तो डिवाइड करते हैं और ये बनाते हैं 2 तरह के सेल्स। एक बनाता है प्लाज्मा सेल्स और एक बनाता है मेमोरी सेल्स। इसी को मेमोरी बी सेल्स कहते हैं। बाद में प्लाज्मा सेल्स क्या बना देगा? एंटीबॉडी। तो ये है एंटीबॉडी, एक प्रोटीन है। एंटीबॉडी कौन बनाता है? तो आंसर होगा बी सेल्स भी, प्लाज्मा सेल्स भी। ये पहली बार जब इनकाउंटर किसी पैथोजन के साथ होता है तब। अब दूसरी बार अगर मान लेते हैं कि फिर से वही सेम पैथोजन अगर आ जाता है तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो मेमोरी सेल्स हैं वो तेजी से डिवाइड करके क्या बनाएंगे? प्लाज्मा सेल्स। और ये प्लाज्मा सेल्स काफी मात्रा में एंटीबॉडी बनाएंगे। तो प्लाज्मा सेल्स किससे प्राप्त किए जाएंगे? तो भाई सिंपल सा है कि मेमोरी बी सेल्स के द्वारा। चिकन पॉक्स किस वायरस के द्वारा होता है? तो ये होता है वेरिशेला जोस्टर वायरस के द्वारा। अभी तुरंत ऊपर हम लोग बात किए हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो डीएनए में स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचान करके काटता है, जिसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर, जिसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। तो इसका ये आंसर होगा। 2 डिफरेंट प्लांट स्पीसीज है और उसे आर्टिफिशियली जो है उसे मेटिंग करवाया जाएगा और मेटिंग करवा करके पॉलीप्लॉइड कंडीशन लाया जाएगा। मतलब एक सेल में क्रोमोसोम्स के 2 से ज़्यादा सेट्स को लाए जाएंगे। तो ऐसा कौन सा प्लांट है इनमें से? तो यह है, इनमें से इसका आंसर होगा ट्रिटिकेल। जो 2 प्लांट है वीट और राय, उनके क्रॉस से ये प्लांट बना है और इस तरह से कहेंगे कि यह जो है एक आर्टिफिशियल प्लांट स्पीसीज है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स वगैरह या इवोल्यूशन के मामले में इसका स्टडी किया जाता है। जो कॉल्चिकम ऑटोनेल जो प्लांट है उनसे कैल्कुलॉइड प्राप्त किया जाता है, कॉल्चिकम और कॉल्चिकिन। तो ये किस चीज़ को प्रेरित करते हैं? तो ये प्रेरित करते हैं पॉलीप्लॉइडी को। होता क्या है कि कोई सेल जब डिवाइड कर रहा होता है तो 2 पोल में क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं। तो ये जो इनका जो एल्केलॉइड है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनने ही नहीं देते हैं, जिससे क्या है कि सेल डिवाइड अगर करता है तो उसमें पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन आ जाती है। जो जीन थेरेपी क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। मान लेते हैं कि कोई एक ह्यूमन है जिनमें के डीएनए में एक जीन है जो डिफेक्टिव है। उससे जो एंजाइम बन रहा है या तो बन नहीं रहा है, नहीं तो बन भी रहा है तो डिफेक्टिव एंजाइम बन रहा है, तो उससे प्रॉब्लम है। तो होता क्या है कि उस जीन को हटा करके उसके जगह हेल्दी जीन डाल दिया जाएगा। इसे कहते हैं जीन थेरेपी। पहला जो जीन थेरेपी किया गया था वह 4 वर्ष की एक लड़की में किया गया था जिसमें एडीए एंजाइम की कमी थी और ये जो डिजीज है सेवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी है ना, इसमें ये किया गया था। जो एक निमेटोड है
एक निमेटोड है, ये निमेटोड है एक मेलवाडोगाइनी इनकॉग्निटा। तो ये जो निमेटोड है वो टोबैको के प्लांट के किस पार्ट को इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है? तो ये करता है रूट को। पहला क्लोन्ड एनिमल। क्लोन्ड एनिमल में क्या होता है कि सिर्फ फीमेल का इस्तेमाल करके, है ना, नया फीमेल बनाया जाता है, उसमें मेल या उनके स्पर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पहला जो क्लोन्ड एनिमल है वह है डॉली शीप। जो साउंड होता है उसे हम नॉइज पोल्यूशन में कब रखेंगे? जब वो साउंड 80 से 99 डेसिबल से अधिक लेवल का होगा, तब उसे हम साउंड पोल्यूशन के अंदर या नॉइज पोल्यूशन के अंदर हम उसे रखते हैं। इनमें से कौन है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट का मीनिंग ये है कि कोई पॉल्यूटेंट है उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के द्वारा हार्मलेस फॉर्म में बदल दिया जाए। तो इसको बदल दिया जाएगा, इसे नहीं बदला जाएगा, इसे नहीं बदला जाएगा, इसे भी नहीं बदला जाएगा, और इसे सीवेज। सीवेज मीन्स जो नाला का जो कचरा होता है ना, उसे सीवेज कहते हैं। इसे जो है हार्मलेस फॉर्म में बदला जाता है। CO2 से ज़्यादा CO विषैला होता है। क्यों? इसलिए कि ये जो CO है हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, कंबाइन कर जाता है। और हीमोग्लोबिन से किसे जुड़ना चाहिए? ऑक्सीजन को। लेकिन ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है तो क्या करेगा? ये हमारे हीमोग्लोबिन के द्वारा जो ऑक्सीजन ढोने की जो क्षमता है, कैरिंग करने की जो क्षमता है, उसे कम कर देगा। तो इसलिए जो CO2 है वह CO2 से अधिक विषैला कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स CO होगा। इनमें से कौन है जो वाटर के शुद्धिकरण में भाग लेता है? कौन सा प्लांट? इसका आंसर होगा आइकॉर्निया। इसे बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। होता क्या है कि ये ऐसे प्लांट है जो प्लांट हैवी मेटल्स या टॉक्सिन्स को अपटेक कर सकता है, ले सकता है, टॉलरेट कर सकता है, सहन कर सकता है, और यहाँ तक कि अपने सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट भी कर सकता है। तो इस तरह से वाटर की प्यूरिफिकेशन में तो भाग लिया ही। इनमें से कौन सा है जो ओपिएट नारकोटिक है? इस बात को हमें समझना होगा। नारकोटिक मतलब एनाल्जेसिक, जो हमें दर्द से राहत देता है ना, पेन से हमें राहत देता है, दर्द से। ओपिएट मतलब ओपियम होता है ना, ओपियम प्लांट, जिसे पॉपी प्लांट भी कहते हैं, अफीम का पौधा। इसका जो साइंटिफिक नेम है वह है पेपेवर सोमनिफेरम। तो इनमें से कौन है जो ओपिएट नारकोटिक है? तो इसका आंसर होगा मॉर्फिन। मॉर्फिन में ही थोड़ा सा केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाता है तो बन जाता है हेरोइन। डीएनए के किस नाइट्रोजनस बेस को मिथाइल ग्रुप जोड़ा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा एडेनिन में भी, साइटोसिन में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डीएनए से डीएनए बनता है तो बोलते हैं प्रोसेस को रेप्लिकेशन, और ये जब भी होता है तो 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ ही ये होता है डीएनए रेप्लिकेशन। एमआरएनए कहाँ बनता है? एमआरएनए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्या? तो प्रोकैरियोटिक सेल है तो एमआरएनए साइटोप्लाज्म में ही बन जाएगा। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो ये न्यूक्लियस में बनेगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है, तो आप न्यूक्लियस मारे तो भी सही होना चाहिए और साइटोप्लाज्म मारे तो भी सही होना चाहिए। वैसे आप न्यूक्लियस मारिए, क्योंकि न्यूक्लियस दे दिया है। और ये सारे चीज़ जो है यूकैरियोटिक, ये न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, ये तो प्रोकैरियोटिक सेल में होते नहीं है। इसलिए इसका आंसर हम लोग न्यूक्लियस देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में सेक्शन ए के 70 टोटल 70 MCQ टाइप के क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करें कि सर हमें सेक्शन बी के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स भी हमें चाहिए। तो फिर उसके बाद मैं एक अलग वीडियो बना करके सेक्शन बी में जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस है उसके आंसर्स को के भी वीडियो को मैं शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में।